सभी भाइयों को गुड आफ्टरनून। चलें, पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। कह रहा कि भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस थिएटर को रंग थिएटर के नाम से जाना जाता था? बीएचयू, हाई कोर्ट ऑफ प्रयागराज, छतर मंजिल लखनऊ या जीपीओ लखनऊ? ठीक है। अच्छा, आपको पता है कि इलाहाबाद जो हाई कोर्ट है, आपका इलाहाबाद जो हाई कोर्ट है, ये भारत का वन ऑफ द ओल्डेस्ट हाई कोर्ट है। ठीक है, ये जो इलाहाबाद हाई कोर्ट है भारत का वन ऑफ द हाईएस्ट ओल्डेस्ट हाई कोर्ट है। 1866 में बना था ये। ठीक है, और 1861 का जो अधिनियम आया था, इस अधिनियम के द्वारा इसको बनाया गया था। इसका एक जो है खंडपीठ लखनऊ में भी है। इसकी जो एक बेंच है, इसकी एक बेंच आपके इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ में भी है। आप लोग आंसर करते रहिएगा, तब तक मैं आपको एक्स्ट्रा चीजें बताता चल रहा हूं। ठीक है, पहले का सी बहुत सही जवाब दे रहे लोगों। ठीक है, चलो, और बीएचयू के बारे में आपको पता है कि बीएचयू की स्थापना मदन मोहन मालवीय जी ने किया था। मदन मोहन मालवीय जी ने किया था भैया इसका स्थापना। ठीक है, कब किया था? 1916 में। बीएचयू बनने से पहले इसको सेंट्रल हिंदू स्कूल कॉलेज कहा जाता था। सेंट्रल हिंदू कॉलेज, क्या कहते थे इसको? सीएचयू, सेंट्रल हिंदू कॉलेज। ठीक है, सीएचसी, या बाद में सेंट्रल हिंदू यूनिवर्सिटी भी कहते थे, सीएचसी कहते थे इसको, सेंट्रल हिंदू कॉलेज। सेंट्रल हिंदू कॉलेज अभी हाल ही में आरओ की परीक्षा में पूछा गया है, इसकी स्थापना क्यों की थी? तो इसकी स्थापना एनी बेसेंट ने किया था। कौन? एनी बेसेंट। कब किया था इसको? 1898 में। तो अगर सीएचयू आपसे पूछे या सेंट्रल हिंदू यूनिवर्सिटी या सेंट्रल हिंदू कॉलेज, ये आपको लगाना है एनी बेसेंट। अगर आपसे बीएचयू पूछे तो कंफ्यूज मत करिएगा, बीएचयू और सीएचयू दोनों अलग हैं भाई। पहले इसका नाम सीएचयू था 1898 में, एनी बेसेंट ने जी बनाया था। बाद में इसको बीएचयू बनाया 1916 में मदन मोहन मालवीय ने। अब आपसे एक प्रश्न पूछ रहा है कि रंग थिएटर क्या था? देखो, रंग थिएटर था ये अंग्रेजों का एंटरटेनमेंट का जरिया था। यहां पे नाच गाना, डांस, ऑर्केस्ट्रा, ये सब चलता था। ठीक है, ऑर्केस्ट्रा चलता था यहाँ पे। कलकत्ता सबसे पुराना है। अरे कलकत्ता छोड़ो यार, मैं यूपी की बात कर रहा हूं। यहाँ पे इलाहाबाद हाईकोर्ट का जो वन ऑफ द ओल्डेस्ट का मतलब है कि पुरानों में से एक। ठीक है, वन ऑफ द ओल्डेस्ट का मतलब है पुरानों में से एक। ठीक है भाई, चलो, तो ये जो जीपीओ लखनऊ था, अब ये जो है आपके डाकघर बना दिया गया है। ये पोस्टल ऑफिस है, डाकघर बना दिया गया, हेडक्वार्टर है डाकघर का। ठीक है, यही इसी को बोलते थे रंग थिएटर। ठीक है भाई, इसी को बोलते थे रंग थिएटर। बाकी बातें जो बताई हैं उसको नोट कर लीजिएगा, एक्स्ट्रा फैक्ट है, इसलिए कहते हैं क्लास से जुड़ा करिए। क्लास में बहुत सारी चीजें आपको एक्स्ट्रा बताई जाती हैं। चलिए, चलो, अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, बताओ, विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ग्रीन बॉन्ड इज नॉट ट्रू? अच्छा, ग्रीन बॉन्ड क्या होता है जरा समझ लो यहीं पे। ग्रीन बॉन्ड क्या होता है यहीं पे समझ लेते हैं। जैसे मान के चलो कि भैया आपके घर में कोई ऐसा, या आपके शहर में कोई ऐसा, जैसे मान के चलो अभी ग्रीन कॉरिडोर बना रही उत्तर प्रदेश सरकार। उत्तर प्रदेश सरकार ग्रीन कॉरिडोर बना रही है, या कोई ऐसा प्रोजेक्ट बना रही है जो इन्वायरमेंट के लिए बेनिफिशियल हो। किसके लिए? इन्वायरमेंट के लिए जो है बेनिफिशियल हो। तो उसमें हम लोग ग्रीन बॉन्ड के जरिए मनी को इन्वेस्टमेंट करते हैं, मनी को ग्रीन बॉन्ड के जरिए जो है इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, एग्जाम सर 31 मई ही है। हाँ भाई, 31 मई ही है। ठीक है, तो आपसे पूछ रहा हूं उसके बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है। ग्रीन बॉन्ड इन्वेस्टमेंट इज ओनली फॉर क्लाइमेट फ्रेंडली प्रोजेक्ट्स, बिल्कुल सही बात है। ग्रीन बॉन्ड वर फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय यूरोपियन इन्वेस्टमेंट फंड यानी कि EIF इन 2007, बिल्कुल सही बात है। ठीक है भाई, 31 मई है, उसका चेंज नहीं हुआ मालिक। एग्जाम की डेट आपकी 31 मई है, वो चेंज नहीं हुआ है, काहे परेशान हो? चेंज होगी तो बताएंगे ना, काहे परेशान हो भाई? जब एग्जाम की डेट चेंज होगी तो आपको अपडेट कर देंगे, परेशान नहीं हो ये सभी लोग। ठीक है, वो आपकी जो डेट है वो 31 में, 18-19 को जो एग्जाम है वो हायर वालों के लिए। ग्रीन बॉन्ड जो है आर फाइनेंशियल मार्केट इनोवेशन, बिल्कुल सही बात है। ग्रीन बॉन्ड्स आर फिक्स इंटरेस्ट लोन इज शॉर्ट डेट मैच्योरिटीज। देखो, यही समस्या ग्रीन बॉन्ड के साथ है। ग्रीन बॉन्ड जो है, जो आपका ग्रीन बॉन्ड है,
ये आपका शॉर्ट पीरियड के लिए नहीं होता भाई, ये आपके लॉन्ग पीरियड्स के लिए होता है। याद कर लीजिएगा, दिस इज नॉट फॉर शॉर्ट पीरियड्स, दिस इज फॉर लॉन्ग टर्म्स। ये लॉन्ग टर्म के लिए होता है, ठीक है, एक लंबे समय के लिए दिया जाता है। ये वाला ऑप्शन गलत है, ठीक है, ये वाला ऑप्शन गलत है, बाकी सारे ऑप्शन सही है इसमें से। तो ग्रीन बर्ड की जो इनिशिएटिव थी उसको दो लोगों ने मिलकर निकाला था, एक तो यूरोपियन इन्वेस्टमेंट फंड EIF प्लस वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक, इन दोनों ने मिलकर के इसको निकाला था। 2007 में इसकी शुरुआत की गई थी और ये लॉन्ग टर्म के लिए दिया जाता है, ना कि शॉर्ट टर्म के लिए। होप ये क्लियर है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है आपसे, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पज ऑफ यूजिंग सेक्सटेंट इन मरीन नेविगेशन। जो समुद्री नेविगेशन होता है उसमें सेक्सटेंट का क्या यूज होता है, ये आपसे बताना है, बताओ। देखो 3 मई को GIC है, हाँ 3 मई को GIC है भाई, ठीक है, 3 मई को आपका GIC का एग्जाम है और अभी जो है आपका 31 मई को जो है JDC का एग्जाम है। बताओ इसका आंसर तो सभी लोग। चलो अच्छा, मान के चलो अगर आपको समुद्र की गहराई नापना हो, ठीक है, अगर आपको समुद्र की गहराई नापना हो तो हमने पढ़ा होगा सोनार से नापते हैं, याद है, ये सोनार क्या नापता था, ये गहराई नापता था समुद्र की। पिछली कक्षाओं में शायद मैंने पढ़ाया हुआ है। सोनार जो है ये समुद्र की गहराई नापने के लिए क्या आता है, और आप सभी को पता है ये साउंड वेव्स के ऊपर काम करती है। सोनार क्या नापती है आपकी, तीसरे का एक, कई लोग जवाब दे रहे हैं, ठीक है। ये किसका नापता है, आपका समुद्र की गहराई। और समुद्र की गहराई नापने की जो यूनिट होती है ना, जो यूनिट होती है उसे हम लोग कहते हैं फैदम। फैदम, चलो ये याद रखेंगे सभी लोग। समुद्र नेविगेशन में सेक्सटेंट का यूज पूछ रहा है, ये क्या काम करता है, ये काम करता है भैया आपके एंगुलर एल्टीट्यूड नापने का। क्या करता है, एंगुलर एल्टीट्यूड, सर ये सोनार साइंस में, ठीक है। अरे ये वो वाला सोनार नहीं है यार, ये वो वाला सोनार नहीं मेरे भाई, ठीक है, ये वो वाला सोनार नहीं है, गोल्ड वाला सोनार नहीं है। चलो क्या करता है ये आपका एंगुलर एल्टीट्यूड नापने का बात, इसको कहते हैं साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, इसका फुल फॉर्म होता है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, ठीक है। ये वाला सोनार नहीं, ये साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग पे काम करता है, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, ठीक है। तो यहां पे याद कर लेना, सेक्सटेंट जो है वो एंगुलर एल्टीट्यूड मेजर करने का काम करता है। क्या करता है, एंगुलर एल्टीट्यूड नापता है आपके समुद्री नेविगेशन सिस्टम में, ठीक है भाई। चले अगला प्रश्न देखते हैं। कुछ आपके जो है युद्ध दिए गए हैं और आपसे कह रहा है कि इनका क्रोनोलॉजी बता दो। पहला है आपका कन्नौज, ठीक है, इसे हम लोग बिलीग्राम का युद्ध भी कहते हैं, कन्नौज, बिलीग्राम, फिर चंदेरी, अगला क्या है, चंदेरी के बाद आपका तालीकोटा, कौन सा है आपका तालीकोटा, सब पढ़ाया हुआ है आप सभी को। तालीकोटा में बताया था कि पूरा का पूरा विजयनगर डायनेस्टी खत्म हो गई थी। चौसा, पूरी की पूरी विजयनगर डायनेस्टी जो है फैदोमीटर यूनिट है, जो गहराई नापते हो ना, उस गहराई को नापने को किलोमीटर में नहीं नापते हैं, उसको हम लोग फैदोमीटर में नापते हैं, ठीक है। चलो आ जाओ, चंदेरी का युद्ध किसके किसके बीच में हुआ था, चंदेरी का युद्ध बाबर के बीच में और मेदिनी राय के बीच में, बाबर वर्सेस मेदिनी राय। चंदेरी का युद्ध होता है बाबर और आपके मेदिनी राय के बीच में, कब होता है, 1528 में। क्या लिख रहे हैं, फैदोमीटर से, हाँ फैदोमीटर भाई बताया तो, ठीक है, 1528 में होता है चंदेरी। कब होता है चंदेरी, 1528, ठीक है। कन्नौज और बिलीग्राम का युद्ध किसके बीच में होता है, ये होता है हुमायूं और आपके शेर शाह के बीच में। किसके बीच में, हुमायूं और शेर शाह के बीच में, हुमायूं वर्सेज शेर शाह।
हुमायूं और शेर शाह के बीच में आपका होता है कौन सा युद्ध आपका? ठीक है भाई, चौसा का युद्ध, कन्नौज का युद्ध कब होता है आपका? 1540 में, ये होता है आपका 1540 में। चौसा का युद्ध भी सेम, हुमायूं बनाम शेर शाह, ये भी दोनों के बीच में होता है 1539 में। अब बच्चा तालीकोटा, ये ऐसा युद्ध था जिसने पूरी की पूरी विजयनगर डायनेस्टी को तहस नहस कर दिया। विजयनगर डायनेस्टी पूरी तरह से समाप्त हो जाता है। और आपको याद होगा तो मैंने बताया था इस युद्ध के दौरान विजयनगर का जो किंग था वो था राम राय। परीक्षा में पूछा जाता है कौन था? राम राय। विजयनगर की स्थापना किसने की थी? कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने और किस सन में की थी वो बताइए। तालीकोटा का युद्ध कब होता है भाई आपका? ये होता है आपका 1565 में। ठीक है। बी, हिमायू नहीं, हिमांशु नहीं, हिमायू। चलो अब सही ऑप्शन लगा लो भाई, सही ऑप्शन आपको मिल जाएगा 1528 चंदेरी। सारा ऑप्शन आपके सामने है, अब आप लोग लगा लीजिए। तो चौथे का क्या सही जाएगा? चौथे का बी, बी हो रहा है इसमें। ठीक है, सबसे पहले क्या आएगा आपका? चंदेरी आ जाएगा, दूसरा हाँ ऑप्शन बी, एक ही आपको आंसर मिल गया। ठीक है, क्लियर है। हरिहर एंड बुक्का ने, ठीक है, विजयनगर जो डायनेस्टी थी आपकी, जिसे हम लोग बीडी बोलते हैं, इसकी स्थापना किया था हरिहर एंड बुक्का ने। बताया रखा है किस सन में किया था? 1336 में कर रखा था भाई। क्लियर है बातें? चलो प्रश्न संख्या 5 पे आ जाओ। मुल्कराज आनंद की एक किताब है जो उपन्यास है, जो भारत के स्वतंत्रता पूर्व युग पे आधारित है और जो आपकी कास्टिज्म, जो कास्ट सिस्टम है उस पे बेस्ड है। कह रहा कौन सा उसमें से किताब है आपको बताना। अच्छा, आपको पता है कि भारत में कास्ट सिस्टम के ऊपर कई किताबें लिखी हैं। जैसे एक किताब भीमराव अंबेडकर साहब ने लिखी है, भीमराव अंबेडकर साहब ने लिखी है। महात्मा गांधी भी कई चीजें लिख चुके हैं, कई संस्था बना चुके हैं। इसके अलावा ज्योतिबा फुले जी ने भी काम किया इस पे। ठीक है, ये सब लोग अनटचेबिलिटी कास्ट सिस्टम के ऊपर काम करते हुए आते थे। कल ही मैंने बताया था कि ज्योतिबा फुले जी की किताब थी गुलामगिरी, किस सन में लिखा था? जरा कमेंट करके कोई बताएगा क्या? कल मैंने बताया था कि इनकी किताब थी गुलामगिरी। क्लियर दिख रहा है? ये इनकी किताब थी एक गुलामगिरी। कल मैंने शायद आपको सन भी बताया था। इन्होंने एक संस्था की स्थापना भी की थी, कमेंट करके बताओ कौन सी संस्था थी वो। महात्मा गांधी ने हरिजन नामक पत्रिका लिखी थी, याद है आपको? हरिजन। ठीक है। भीमराव अंबेडकर ने एनहलिशन ऑफ कास्ट करके एक जो है संस्था बनाई और बाद में किताबें भी आई, एनहलिशन ऑफ कास्ट। ठीक है, महात्मा गांधी ने हरिजन, ज्योतिबा फुले ने गुलामगिरी लिखा था। ठीक है, अब तक का 1874 में, 1873 होना चाहिए मुझे लग रहा है। सत्य शोधक समाज, बिल्कुल, इन्होंने एक संस्था बनाई थी, उसका नाम था सत्य शोधक समाज। सत्य शोधक समाज। ये सब जो संस्थाएं या किताबें, पत्रिकाएं थी, ये सब अनटचेबिलिटी, छुआछूत के ऊपर काम करती थी। अब मुल्कराज आनंद एक बड़े फेमस जो है गीतकार, रचनाकार ये थे। इन्होंने एक किताब लिखी है और उस किताब के बारे में आप सभी से पूछ रहा है। ठीक है भैया, इस किताब का नाम है अनटचेबल। ठीक है, ये अभी हाल ही की एसएससी सीपीओ की परीक्षा में पूछा गया था, लेटेस्ट प्रश्न है, इसको याद रखेंगे। सत्य शोधक समाज, सारी बातें सही है, 1874 होगा। एक बात देख लीजिएगा सन। यूपीएससी कौन सी मैराथन रह गई है? अब शायद मुझे लग रहा है हिस्ट्री की रह गई है, वो हो जाएगी बहुत जल्दी। हिस्ट्री और ज्योग्राफी रह गई, हो जाएगी। चलो अगला प्रश्न आओ। जानवरों के किस समूह में गुहा रक्त से भरी होती है? उनका कॉलन होता है वो रक्त से भरी होती है। ठीक है, उनकी जो गुहा होती है वो रक्त से भरी होती है। जानवरों के किस समूह में, ये आपसे पूछ रहा है, उनकी जो गुहा होती है वो रक्त से भरी होती है। चलो रक्त की बात आ रही है, ब्लड की बात आ रही है, आइए ब्लड के ऊपर बात करते हैं, खून की बात करते हैं। ठीक है भाई, चलो यहां पे हम लोग ब्लड के ऊपर बात कर लें थोड़ा। अच्छा, कोई मुझे कमेंट करके जरा बताए
कि ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? ब्लड ग्रुप जो होता है इसकी खोज किसने की थी? इसका जो ब्लड ग्रुप होता है इसकी खोज किसने की थी? अच्छा, आपको पता है कि एक होता है सर्वदाता और एक होता है सर्वग्राही, जिसे आप लोग यूनिवर्सल डोनर कहते हो। ठीक है, क्या कहते हो? यूनिवर्सल डोनर, जिसे शायद हिंदी में कहते हैं सर्वदाता। एक होता है आपका यूनिवर्सल एक्सेप्टर, मतलब जो रिसेप्टर, जो ले ग्रहण कर सकता है। सर्वदाता होता है और एक सर्वग्राही होता है। ठीक है भाई, अब तक शायद मुझे आंसर मिल गया होगा किसने खोज की थी। ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? कमेंट करके आप थोड़ा तो गूगल वगैरह करके बता दिया करो। स्टनर ने की थी, किसने की थी, इतना तो कर दिया करो ताकि और बच्चों को पता चल जाए। यस, कार्ल लैंड स्टेनर ने, किसने किया था? कार्ल, थोड़ा बहुत अपने ऊपर कर लिया करो काम। कार्ल लैंड स्टेनर ने की थी इसकी खोज। तो जो यूनिवर्सल डोनर होता है वो कौन होता है भाई? उसे हम लोग बोलते हैं ब्लड ग्रुप ओ, ओ वाला, ओ पॉजिटिव ओ नेगेटिव। ठीक है, वो तो और अंदर जाने की बात होती है जब हम एंटीजन वगैरह लेते हैं। वैसे अगर ओ पॉजिटिव ओ नेगेटिव दोनों रहे तो ओ नेगेटिव पे जाना। और जो यूनिवर्सल रिसेप्टर होता है, सर्वग्राही होता है, वो कौन होता है? ए बी। कौन होता है? ए बी पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव। अगर दोनों को इस ऑप्शन में केवल ए बी रहेगा तो ए बी लगाना, अगर ए बी प्लस पॉजिटिव नेगेटिव दोनों रहेगा तो पॉजिटिव लगाना, इसमें नेगेटिव लगाना। अब ये सर्वग्राही यूनिवर्सल रिसेप्टर क्यों होता है? देखो, एक होता है एंटीबॉडी, एक होता है एंटीजन। इसमें एंटीबॉडी अब्सेंट होता है, इसका नाम भी देखो है ना, ए बी, एंटीबॉडी, और ए बी का मतलब अब्सेंट। दोनों के स्पेलिंग देखो सेम है, तो इसमें एंटीबॉडी नहीं होती है। जैसे मान के चलो एक प्रश्न आए एग्जाम में कि जो ब्लड ग्रुप ए बी है वो यूनिवर्सल रिसेप्टर है, असर्शन दे दे, रीजनिंग में कह दे बिकॉज देयर इज नो एंटीबॉडी इन ब्लड ग्रुप ए बी, तो दोनों स्टेटमेंट सही हो जाएगा और वो इसका एक्सप्लेनेशन भी करेगा। तो ए बी पॉजिटिव यूनिवर्सल रिसेप्टर होता है, ठीक है, और इसमें एंटीबॉडी नहीं होता है। एनीबॉडी कंफ्यूज है यहां? ठीक है, बस इतना याद रखना, इसमें नहीं होता है तो इसमें होता होगा, इसमें। ठीक है, एक याद करने की आवश्यकता है आपको, बात क्लियर है? ठीक है, बात क्लियर है? बात क्लियर है ना मेरे भाई? आगे बढ़े, आगे बढ़े, चलो। एंटीजन नहीं होता है ओ में, ए बी एंटीबॉडी नहीं। ठीक है, चलो, बिल्कुल। ओ में क्या नहीं होता है? ओ में एंटीजन नहीं होता है। इसमें क्या नहीं होता है? एंटीजन नहीं होता है, कंफ्यूजन की जरूरत ही नहीं होगी। और ए बी मैंने कहा इसके नाम से याद रख लो, इसमें एंटीबॉडी नहीं होता है। क्लियर है ना? ठीक है, चलो अब प्रश्न पे आते हैं। जानवरों के इन विच ग्रुप ऑफ एनिमल्स इज अ कोलम यानी कि गुहा फिल्ड विथ ब्लड? एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, इकानोडोमोडा या नेमाडोटा। नाम ही इनका इतना बढ़िया बढ़िया है कि घर के बच्चों का नाम रख दिया जाए। ठीक है, इतना बढ़िया बढ़िया नाम है कि घर के बच्चों का नाम इसमें रखा जा सकता है। तो भैया आर्थ्रोपोडा जो होते हैं, जो आपके आर्थ्रोपोडा होते हैं, इन्हीं के गुहा में रक्त भरी होती है, इसको याद कर लेंगे सभी लोग। ठीक है, अब्सेंट एंटीबॉडी, बिल्कुल सही बात। चलो आगे बढ़ते हैं, इसका जो सही जवाब है वो है आपका आर्थ्रोपोडा। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलें। विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच? नॉट करेक्टली मैच पूछ रहा है, कह रहा है जो मिसाबी रेंज है यूएसए की, ये आयरन ओर के लिए जानी जाती है। इटाबारिया जो रेंज है ब्राजील की, ये भी आयरन के लिए जानी जाती है। सडबरी जो कनाडा की रेंज है, ये निकिल के लिए जानी जाती है। और कटांगा जो साउथ अफ्रीका की रेंज है, ये आपकी तांबे के लिए जानी जाती है। कौन सा इसमें से सही मैच नहीं कर रहा है? मेडाइबल का किवारण आ जाएगा मधु जी, कल या परसों तक मेडाइबल का किवारण रेडी है, आ जाएगा, परेशान मत होइए। ठीक है, ठीक है, बताओ, चलो बताओ कौन सा इसमें से कह रहा सही सुमिलित नहीं है? प्रश्न संख्या 7, थोड़ा फटाफट करिए यार अभी, क्योंकि आज क्लास वैसे भी लेट है। चलो भैया, जो कटांगा है ना,
ये आपके कांगो में है, कांगो में है, ना कि आपके दक्षिण अफ्रीका में। ये वाला ऑप्शन गलत है, बाकी सारे ऑप्शन इसमें सही है। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो में है ये रेंज, ना कि आपके साउथ अफ्रीका में। बाकी सारे इसमें सही हैं। ठीक है भाई। सडबरी, एक बात देखना, सडबरी कहां है यार? ठीक है, सडबरी जो है ये आपके कनाडा में ही है, ओंटारियो में। तो ये वाला ऑप्शन सही है, कांगो में है। बाकी सारे ऑप्शन इसमें आपके सही सुमेलित हैं। चलो प्रश्न के 7 पे आते हैं, 8 पे आते हैं, सॉरी। क्लियर दिख रहा है आपको? बताओ, एक प्रमुख उत्पादक होने के बावजूद भारत काली मिर्च का शुद्ध आयातक है। काली मिर्च, काली मिर्च क्या कहते हैं हम लोग? ब्लैक पेपर। अच्छा, काली मिर्च सबसे ज्यादा कहां होती है? कोई कमेंट करके बताए। काली मिर्च, काली मिर्च का लेटेस्ट डेटा किसी के पास है कि अभी भी वहीं केरल पे अटके हुए हो? देखो, काली मिर्च के बारे में समझो, जैसे आप लोग ब्लैक पेपर कहते हो, ये सबसे ज्यादा कर्नाटका में होने लग गया है। पहले ये केरल में होता था। कर्नाटका अब पहले पे आ गया है, केरल आपके दूसरे पे आ गया है। ठीक है, इसको याद रखना। अच्छा, भारत में सबसे ज्यादा मसाले कहां होते हैं? इंडिया में सबसे ज्यादा मसाले कहां होते हैं अगर पूछे तो याद रखना, पहले केरल में हुआ करते थे, अब मध्य प्रदेश में होते हैं। ठीक है, चलो अब आपसे कह रहा है कि भैया इंडिया इज नेट इंपोर्टर ऑफ ब्लैक पेपर डिस्पाइट बीइंग मेजर प्रोड्यूसर। खूब सारा हम लोग जो है प्रोड्यूस करते हैं ब्लैक पेपर, उसके बाद भी हमको इंपोर्ट करना पड़ता है। ठीक है, चलो कारण क्या है कि भैया इंडिया इज वन लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ ब्लैक पेपर एंड डोमेस्टिक डिमांड ऑफन एक्सीड्स लोकल प्रोडक्शन। बिल्कुल सही। तुम्हें चाय में काली मिर्च चाहिए, तुम्हें पुलाव में काली मिर्च चाहिए, तुम्हें भैया काढ़ा में काली मिर्च चाहिए, दिन रात रगड़ करके काली मिर्च ही काली मिर्च कर रहे हो, मसाला में चाहिए, पुलाव में चाहिए, पनीर में चाहिए, सब में डालोगे तो कितना प्रोड्यूस करोगे? बिल्कुल सही बात है, हम जितना प्रोड्यूस करते हैं उससे ज्यादा खा जाते हैं। ठीक है भाई, तो इसका ऑप्शन ए और बी सही हो जाएगा। और दोनों इसकी व्याख्या भी करता है, किंग ऑफ स्पाइस। हाँ, इसको मसालों का राजा भी कहते हैं, बिल्कुल। ठीक है, असली मसाले, सच सच, इसे हम लोग मसालों का राजा भी कहते हैं, किंग ऑफ स्पाइसेस। काफी स्पाइसी। ठीक है भाई, काफी स्पाइसी जवाब दिया है आपके बायो भाई ने। बायो का नाम है, बायो पाठशाला, इनका जो भी नाम हो। बहुत बढ़िया जवाब, काली मिर्च। ठीक है, चलो मसालों का राजा भी कहते हैं इसे। आगे बढ़े, 8 का ए सही हो गया। ठीक है, चलो प्रश्न संख्या 9 पे आ जाओ। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत, अच्छा सबसे पहले जनगणना पे बताओ, किस केंद्र शासित प्रदेश का लिंगानुपात यानी कि सेक्स रेशियो जो है सबसे कम है? 2011 की जो जनगणना थी, ये भारत की किस नंबर की जनगणना थी? कोई कमेंट करके बताए। और जो ये 2021 वाली होने जा रही है, ये किस नंबर की है? अच्छा, जनगणना की बात करें, अगर हम लोग जनगणना की बात करें, जनगणना की बात कर लें तो 1872 में इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है, 1872 में लॉर्ड मेयो के समय हुई थी ना भाई, मेयो के समय हुई थी शायद। फिर 1881 में हम लोग ने किसके समय पे रेगुलर जनगणना करना शुरू किया था? कौन था इस समय गवर्नर जनरल? आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, चलो अब आपकी जो 2011 की जनगणना थी, मैंने पूछा ये किस नंबर की जनगणना थी? 2011 भाई, 2011 नहीं, ये किस नंबर की थी? आपकी जो अभी जनगणना होने जा रही है, इसकी एक विशेषता है, ये डिजिटल होगी। और एक विशेषता है कि भैया इसमें जाति आधारित जनगणना होने जा रही है, जाति जनगणना भी इसमें होगी। भारत में पहली बार जाति जनगणना कब हुई थी मैंने बताया हुआ है। आप प्रश्न में क्या कहते हैं? सेक्स रेशियो के बारे में प्रश्न पूछ रहा है, एसआर के बारे में। तो मैक्सिमम देख लेते हैं, मैक्सिमम यूनियन टेरिटरी और स्टेट दोनों में देख लेते हैं, मिनिमम भी देख लेते हैं, यूनियन टेरिटरी और स्टेट, इन सब में देख लेते हैं। सारी बातें यही क्लियर कर लेंगे। आप लोग आंसर भी दे चुके होंगे, होप, जो मैंने अभी तक पूछा है। ठीक है, 15वीं थी, बिल्कुल भाई, रिप्पन साहब थे। चलो बढ़िया है। कौन थे आपके? रिप्पन साहब थे।
कौन थे आपके? रिपन, रिपन साहब थे, सही बात है। 2011 वाली 15वीं थी, आपकी 16वीं हो जाएगी, फिर कोई दिक्कत की बात तो नहीं है। चलो, कास्ट सेंसस 1931 में हुई थी, बिल्कुल सही बात। 1931 में कास्ट सेंसस हुई थी। उसके बाद अब होने जा रही है कितने ब्राह्मण, कितने ठाकुर, कितने यादव, कितने कुर्मी, सबका डेटा आएगा इस बार, ठीक है, सबका बदला लेगा। तो सेक्स रेशियो की बात करते हैं। अगर सेक्स रेशियो पूछा जाए आपसे परीक्षा में, सबसे ज्यादा किस राज्य में है, तो याद रखना मेरे भाई, सबसे ज्यादा सेक्स रेशियो जो है स्टेट वाइज में देखोगे तो केरल में है। यूनियन टेरिटरी में देखोगे तो पुडुचेरी में है, ठीक है, कहां पे है? पुडुचेरी में है। मिनिमम की बात कर रहा है तो यूनियन टेरिटरी में सबसे मिनिमम जो है, पहले मैक्सिमम देख लेते हैं, मिनिमम में स्टेट में देख लेते हैं, हरियाणा में सबसे कम है। और मैंने बताया था भैया कि यहां पे काफी दमन किया गया है महिलाओं का, कहां पे? दमन और दीव। दमन और दीव में महिलाओं का काफी दमन किया गया है, ये बातें याद रखेंगे। तो सबसे कम कहां है? सबसे कम आपके प्रश्न के अनुसार यूनियन टेरिटरी की बात कर रहा है ना भाई, तो कहां हो जाएगा? दमन और दीव। 9वां का आंसर हो जाएगा आपका सी। सारी बातें मैंने बता दी है, लिखना चाहो तो डेटा भी लिख लो, ठीक है। यहां पे जो है 618 महिलाएं हैं आपकी दमन दीव में 1000 पुरुषों पे। हरियाणा में 869 महिलाएं हैं 1000 पुरुषों पे। अगर आप बात करो किसकी? केरल की बात करोगे तो यहां 1000 पुरुषों पे 1084 महिलाएं हैं, मतलब ज्यादा हैं। पांडुचेरी पे 1000 पुरुषों पे 1037 महिलाएं हैं। तो अगर तुम लोग को जाना हो, शादी ब्याह हुआ नहीं हो रहा हो, ठीक है, तो यहां पे स्विच कर जाना। ये स्टेट आपके लिए भाग्यशाली साबित हो सकते हैं, यहां महिलाएं ज्यादा हैं भाई। सारा डेटा लिख लेना भाई, सारा डेटा लिख लेना, 9वें का सी हो जाएगा। सारी बातें जनगणना के बारे में बता दी हैं जो आपकी परीक्षा उपयोगी है। चलो, अगर तुम्हें निकट दृष्टि दोष हो जाए, जिसे मायोपिया कहते हो, तो किस दूरी की वस्तु से आने वाली प्रकाश किरणें किस स्थान पर केंद्रित होती हैं? चलो, सबसे पहले समझो निकट दृष्टि दोष क्या है। अच्छा, निकट दृष्टि दोष अगर आपको होती है तो समस्या क्या होती है? निकट दृष्टि दोष, जिसे आप लोग कहते हैं मायोपिया। मायोपिया, निकट दृष्टि दोष हो गई, एक बालक को निकट दृष्टि दोष हो गई, ठीक है। मैंने आपको शायद एक ट्रिक बताया होगा कि जब मुझे निकट दृष्टि हुई थी तो मैं अपनी एक फ्रेंड के पास गया था, उसका नाम था अवनी। तो अगर आपको निकट दृष्टि दोष हो जाए तो अवतल लेंस लगा लेना। अवतल को यार अंग्रेजी में क्या कहते हैं, जरा कमेंट करके बताओ। कौन क्यों कहते हैं? शायद कौन क्यों ही कहते हैं अवतल को ना, बताना भाई जरा। तो अगर किसी व्यक्ति को मायोपिया है तो वो कौन सा लेंस लगाएगा? कॉनकेव लगाएगा, 10 का ए। इसमें क्या होता है, क्या होता है भैया, जो ऑब्जेक्ट आते हैं इसमें कहां बनते हैं? 10 का कॉनकेव लेंस, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। अवनी, निकट दृष्टि दोष है मेरे भाई, तुम्हें निकट की वस्तु दिखाई पड़ेगी। बड़ा सिस्टम उल्टा है इनका, पता नहीं कौन सा साइंटिस्ट था उल्टा सीधा काम कर रहा था। अगर तुम्हें निकट दृष्टि दोष है तो तुम्हें निकट की चीजें दिखाई पड़ेंगी, दूर की चीजें नहीं दिखाई पड़ेंगी। इसमें क्या होता है, इसमें जो आपके लेंस होते हैं ना निकट दृष्टि दोष में, इसमें जो आपके लेंस होते हैं उनका साइजवा थोड़ा सा बढ़ जाता है, ठीक है। इससे क्या होता है, इससे क्या होता है, जो आपके प्रकाश आते हैं ना वो रेटिना के पहले ही बनने लगते हैं। जैसे मान के चलो ये आदमी है, ठीक है, और ये इसकी रेटिना है। अब इसको निकट दृष्टि दोष है, इसका जो प्रकाश होगा वो रेटिना के पहले ही बनने लग जाता है, इसके तक पहुंच ही नहीं पाता है, तभी कहते हैं निकट दृष्टि दोष। यानी कि हमें जो दृष्टि दोष होगी वो चीज हमें दिखाई पड़ेगी। निकट दृष्टि दोष है तो निकट की चीज हम देख पाएंगे।